नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो BPSC 4.0 का तैयारी हिंदी विषय का कर रहे हैं, तो उसी में एक और महत्वपूर्ण लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं ताकि आपकी तैयारी में जो है गति आ सके, पूर्णता आ सके। तो आप जो वीडियो को अंत तक देखिएगा, टॉपिक को बारीकी से देखिएगा और इससे संबंधित जो MCQ है उसको भी बना करके अंत में बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो क्या है। देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है रेखाचित्र और संस्मरण है, यानी हिंदी गद्य विधा में रेखाचित्र और संस्मरण जो होते हैं, जो नई विधा है उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ये लेक्चर 33 है। इससे पहले 1 से 32 लेक्चर करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट अभी तक करवाया जा चुका है उसका भी जो प्ले लिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो अगर आप BPSC 4.0 हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी, चाहे TGT हो या PGT हो, कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्टेट का PGT, TGT या KVS, EMRS या UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम रेखाचित्र और संस्मरण व उसके रचनाकार के बारे में जानेंगे। यानी रेखाचित्र का शुरुआत कब हुआ, संस्मरण का शुरुआत कब हुआ, प्रमुख रेखाचित्र और संस्मरण कौन है और उसके रचनाकार कौन हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बारीकी से देखिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसको देखिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं। रेखाचित्र यानी रेखाचित्र है क्या? तो अंग्रेजी का स्केच शब्द का हिंदी पर्याय रेखाचित्र है। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। यानी रेखाचित्र में जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु या घटना को जब कोई चीज़ देखता है तो उसका जो है कम शब्दों में भावपूर्ण जो अंकन करता है वही रेखाचित्र है। तो चलिए प्रमुख रेखाचित्र और उसके रचनाकार को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो आप अगर TGT का तैयारी कर रहे हो 6 to 8 का या 9 to 10 का या PGT 11 to 12 का, सभी के लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग तीनों का जो है सिलेबस एक जैसा है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का लेवल अपर और डाउन है। तो हम लोग जो है PGT का लेवल पर तैयारी कर रहे हैं ताकि निचला जो एग्ज़ाम है वो बहुत आसानी से निकल सके। तो इसमें लगभग 4 से 5 टॉपिक और बचा हुआ है, जिसको 1-2 दिन में हम लोग ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा तबीयत खराब रहने की वजह से वीडियो नहीं आ सका है तो हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम जो है समय पे सही सारी चीज़ को पूरा कर देंगे। आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इधर रचनाकार है, उधर उसका रेखाचित्र और प्रकाशन वर्ष है ईस्वी में। कहीं कहीं जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सजाने के लिए दे देता है, तो ऊपर से महादेवी वर्मा, राम बृहस्पति, ये दोनों को ज़्यादा सजाने के लिए देगा, तो ये दोनों को ईस्वी सन याद कर दीजिएगा, बाकी का उतना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा का देखते हैं। तो अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 43 में, मेरा परिवार 1972 में। ये जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरा परिवार में जो महादेवी वर्मा की रेखाचित्र है उसमें किसका वर्णन है? तो उनके आस पड़ोस जो पालतू उनके जानवर थे, जैसे गिरहरी, गाय, उसके बाद हिरन, तो ये सारी चीज़ों का जो है मेरा परिवार में वो चर्चा किए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे जो है राम बृहस्पति जी हैं, जिनका लाल तारा 1938 में, माटी की मूर्ति 1946 में, गेहूं और गुलाब 1950 में, मीर के पत्थर। उसके बाद जो है सत्यवती मलिक है, जिनकी अमिट रेखा है 1951 में, बनारसी दास चतुर्वेदी का है रेखाचित्र 1952 में और सेतुबंध 1952 में। उपेंद्र नाथ अस्क का है रेखाएं और चित्र
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी का है समय के पाँव 1962 में। जगदीश चंद्र माथुर का है 10-10 बजे 1963 में। विष्णु प्रभाकर का है कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में। हम लोग और थोड़ा सा बाकी है जो एक दो उसको देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास का है चेहरे जाने पहचाने 1966 में। डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना की बीम 1967 में। भीमसेन त्यागी का है आदमी से आदमी तक 1982 में। तो ये जो महत्वपूर्ण रेखाचित्र है इसको आप 2-4 बार पढ़िएगा तो दिमाग में आ जाएगा। विकल्प देखने के बाद आप लोग आसानी से उत्तर कर सकते हैं। तो इसे 2-4 बार आपको पढ़ना होगा और समय आपके पास कम है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपना जो समय है उसका सदुपयोग करें और समय निकाल कर पढ़ाई में ज़्यादा लगाएं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर थोड़ा सा से रिजल्ट आपका रुक जाएगा तो ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आप लोग मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। चलिए अब हम लोग संस्मरण को देखते हैं। संस्मरण का मूल अर्थ है सम्यक स्मृति, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक और संवेदनशील बनाती है। लेखक अपनी किसी पुरानी या ताज़ी स्मृति को जब साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से लिखित रूप में प्रस्तुत करता है तो उसे संस्मरण की श्रेणी में रखा जाता है। संस्मरण और रेखाचित्र में काफ़ी समानता है। हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आत्मा अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर इत्यादि संस्मरणात्मक लेखों की रचना की है। ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहा जा रहा है कि उसी युग से जो है संस्मरण का शुरुआत हुआ था। हिंदी के प्रथम जो संस्मरणकार हैं पद्म सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। पद्म सिंह की जो रचना पद्म पराग है 1929 में प्रकाशित हुआ था। संस्मरण के संबंध में विद्वानों के मत है तो उसमें देखिए बनारसी दास चतुर्वेदी लिखते हैं कि संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग होती है इसका निर्णय करना कठिन है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संस्मरण के जगह पर रेखाचित्र शब्द का भी प्रयोग कर सकता है एग्जामिनर। तो आप ये सब जो है क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन को जब एग्जाम में हॉल में बैठे तो 2-4 बार पढ़ लें ताकि आप कोई भी दुविधा और संदेह में ना रहें। क्योंकि हो सकता है कि कुछ संस्मरण जो है उसको रेखाचित्र में गिन दिया जाता है और कुछ रेखाचित्र को संस्मरण में गिन दिया जाता है। तो ये कॉमन चीज़ है। तो एग्जामिनर हो सकता है कि ऐसा कर सकता है। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आपको। चलिए प्रमुख संस्मरण और उसके रचनाकार को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रामनरेश त्रिपाठी हैं जिसकी रचना है 3 दिन मालवीय जी के साथ 1942 में। बनारसी दास चतुर्वेदी का है हमारे आराध्य और संस्मरण 1952 में। राधिका रमन प्रसाद का है टूटा तारा 1940 में। महादेवी वर्मा का है पथ के साथी 1956 में। जैनेन्द्र कुमार का है ये और वे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें। राहुल संकीर्तन का है बचपन की स्मृतियाँ और जिनका मैं कृतज्ञ 1957 में। उपेंद्र नाथ अस्क का है मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई। मंटो मेरा दुश्मन जो है स्टेट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन को हम जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे भी भेजे थे। चलिए आगे कुछ और है उसको देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन है जिनके नए पुराने झोरे के 1962 में। विष्णु प्रभाकर का है जाने अनजाने, एक दिशाहीन सफर, सृजन सेतु, यादों की छाव में। शिवपूजन सहाय का है वे दिन वे युग 1946 में। शांति प्रिय द्विवेदी का स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 में। रामधारी सिंह दिनकर का स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969 में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई 1953 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण था जिसको मैंने यहाँ आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। आप लोग जो है अगर पुस्तक जो मैं बताया हूँ उसका अगर खरीद दिए हैं तो उसको भी देखते रहिए और हो सके तो SCERT बुक को भी समय मिले तो कोई कहानी कविता आदि इस चीज़ों को देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा अंदर से प्रश्न पूछे तो हम लोग सारे दृष्टि से जो है मजबूत होकर जाएंगे। और हम तो SCERT को इसके बाद 5 टॉपिक के बाद SCERT को जो है शुरू करेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जिनके पास है वो पढ़े, जिनके पास नहीं है वो सब जो है नोट्स दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से कर सकें। कमलेश्वर का है मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975 में। भगवती चरण वर्मा का है अतीत के गर्त से 1979, हम खंडहर के वासी।
मैथिली शरण गुप्त का है श्रद्धांजलि स्मरण 1979 में। राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने 1981 में। वे देवता नहीं है 2000 में। अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया 1981 में। प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन का सुख दुख 1981 में। अज्ञेय का है स्मृति और रेखा 1986 में। काशीनाथ सिंह का है याद हो कि ना याद हो 1992 में। रामदास मिश्र का है स्मृतियों का क्षण 1995 में। अपने अपने रास्ते 2001 ईस्वी में। रविंद्र कालिया का है सृजन के सहयात्री 1996 में। दो चार और है, इसको हम लोग भी देख लेते हैं। कृष्णा सुब्बती का है हम हसमत शब्दों के आरोप में। हम हसमत के जो है 1, 2, 3 भाग है, आपको ध्यान में रखना होगा। विवेकी राय का आंगन के बंदनवार 2003 में। मेरे सुहृदय श्रद्धे 2005 में। विश्वनाथ त्रिपाठी का है नंगा तराई का गांव 2004 में। गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। फणीश्वरनाथ रेणु का है वन तुलसी की गंध समय की सिरा पर। तो ये महत्वपूर्ण संस्मरण था जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। और अब जो है इससे संबंधित जो MCQ बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं, जो पिछले बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं PGT TGT आदि अदर स्टेट के एग्जाम में। और पिछले बार जो है BPSC जो है संस्मरण और रेखाचित्र से प्रश्न नहीं पूछा था, डायरी और साक्षात्कार से पूछा था। तो हो सकता है इस बार संस्मरण और रेखाचित्र से पूछ दे, तो हम लोग जो है सारी चीज़ों को देखेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी हम लोग कमज़ोर ना पड़ें। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और बनाइए कितना सही होता है। निम्नलिखित में कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सुब्बती द्वारा रचित है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, PDF में सुधार दिया जाएगा। रचित है, आपको बताना है कि कौन सा जो है कृष्णा सुब्बती द्वारा रचित है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प को ढूंढना है। ऊपर हम लोग जो है इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प का हम हसमत जो है कृष्णा सुब्बती की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने 5 विकल्प को यहाँ बनाया है। BPSC जो पिछले बार एग्जाम दिया था उसमें 5 विकल्प था, तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ 5 विकल्प रखा है। अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें 4 विकल्प का जिक्र रह जाएगा तो हम लोग 4 विकल्प में परिवर्तन कर देंगे आगे के वीडियो में, और नहीं रहेगा तो हम लोग 5 विकल्प लेकर चलेंगे। और सिलेबस में हो सकता है कि नोटिफिकेशन में दे तो सिलेबस में जो पुस्तकें रहेगी उसको भी हम लोग देखेंगे। मंटो मेरा दुश्मन किसका संस्मरण है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अश्क का ये संस्मरण है, स्टेट में पूछा गया था, आपको ध्यान में होगा तो सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है? इनमें से कौन सा रेखाचित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि माटी की मूर्ति, राज तारा, गेहूं और गुलाब तीनों जो है रामवृक्ष बेनीपुरी का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, माटी हो गई सोना किसका रेखाचित्र है? माटी हो गई सोना किसका रेखाचित्र है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। माटी हो गई सोना किसका रेखाचित्र है? तो इसका जो सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का रचना कौन सा नहीं है रेखाचित्र? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं तीनों जो है महादेवी वर्मा का है, यहाँ नहीं पूछा है। आप लोग प्रश्न जब एग्जाम में बैठिएगा तो प्रश्न को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार, ताकि आप प्रश्नों को समझ सकें। क्योंकि कभी कभी होता है कि आप जानते हुए जो प्रश्न रहते हैं उसका गलत जवाब देकर चले आते हैं और बाद में पछताते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग वैसा करके आएँ। आप लोग 2 से 3 बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, समय आपके पास रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसकी रचना है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर का ये रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। संस्मरण के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? आपको बताना है ये कथन किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। बनारसीदास चतुर्वेदी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से पद्मा सचदेव का संस्मरण कौन सा है?
पद्मा सचदेवा का संस्मरण कौन सा है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मितवा घर, अमराई, दीवान खाना तीनों जो है उसी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है? स्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसका संस्मरण है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, 5 विकल्प, उसमें एक विकल्प सही है, आपको चुनना है किसका है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रणधारी सिंह दिनकर का है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। तो 10वां प्रश्न है, मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कमलेश्वर का संस्मरण है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को रेखाचित्र और संस्मरण के बारे में बताया, बारीकी से बताया, और जो महत्वपूर्ण रेखाचित्र संस्मरणकार थे उसके बारे में भी बताया। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे हैं, इतना देर तक बने रहे हैं, तो आपका कितना सही हुआ है एमसीक्यू में हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको मिले तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपये पेमेंट करके किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और स्क्रीनशॉट देकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप मेरा नोट्स सेट ये सब रखते हैं तो अलग से हिंदी के लिए कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरा नोट्स और प्रैक्टिस सेट ही पर्याप्त है। और स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 4000 प्लस बच्चों ने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है, आगे आप भी कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।